मुंबई, इंडिया अपार्टमेंट में रिदम और मिरांश इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रिदम की आंखों में जहां नशा दिख रहा था, वहीं मिरांश की आंखें बेहद इंटेंसिटी से उसे देख रही थी, जिसका अंदाजा शायद रिदम को नहीं था, एटलीस्ट इस वक्त तो नहीं था। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, बोलो ना कैसे करूं? मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, जरूरी नहीं है प्रिंसेस, ऐसी हरकतें मत करो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। रिदम कंफ्यूजन से बोली, कंट्रोल? कैसे कंट्रोल? कहाँ पर है कंट्रोल? मुझे नहीं दिख रहा। कंट्रोल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, रियली प्रिंसेस तुम? वो अभी बोली रही थी कि तभी रिदम ने उसके होठों पर अपने होंठ टिका लिए। वो अभी भी अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन अब मिरांश का कंट्रोल खत्म हो चुका था। उसने एकदम से रिदम के बालों को मुट्ठी में भरा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रिदम पहले से नशे में था और वो नशे में ही मिरांश का पूरी तरह से साथ देने लगी। मिरांश ने रिदम को वहीं सोफे पर लिटा दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गया। इस वक्त वो दोनों सोफे के ऊपर थे और पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद मिरांश ने रिदम के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। रिदम के एक गाल पर गुलाल लगा हुआ था और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मिरांश ने कुछ पल रिदम की आंखों में देखा और फिर अगले ही पल खड़ी होकर उसने रिदम को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। रिदम धीरे से बोली, तुम बार बार मुझे क्यों उठा रहे हो? मैं बोरी हूँ क्या? मिरांश सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, बोरी नहीं हो पर इतनी हल्की हो कि तुम्हें कोई भी उठा लेगा प्रिंसेस। रिदम अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, कोई भी उठा लेगा मतलब मैं सच में बोरी हूँ, मैं किसी से भी उठ जाती हूँ। बेडरूम में पहुंचते ही मिरांश ने रिदम को बेड पर लिटा दिया और वहां से जाने लगा। तभी रिदम ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने बोला ना, मुझे तुमसे किसी करनी है और फिर मुझे तुम्हारे साथ घर घर खेलना है। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, प्रिंसेस मजबूर मत करो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। और रिदम बीच में बोली, तो खो दो। किसने बोला तुम्हें कंट्रोल करने के लिए? पति हो ना तुम, पति कंट्रोल नहीं करते। इतना बोलकर वो एकदम से उठ बैठी और उसने अपने बालों को एक तरफ किया, अपनी ईयररिंग्स निकालकर कोने में फेंक दी। मिरांश की नजरें एकदम से रिदम की तरफ चली गईं, जो कि अपने गाल को साफ करते हुए उसकी तरफ देख रही थी। मिरांश की नजरें रिदम के गाल से होते हुए नीचे गईं। उसके ड्रेस के स्ट्रैप नीचे गिर चुके थे। मिरांश धीरे से बोला, नाउ आई कैन टेक कंट्रोल। बोलकर उसने एकदम से रिदम को बेड पर पुश किया और अगले ही पल खुद उसके ऊपर आ गया। रिदम अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये क्या था? तुम मेरे ऊपर कूद गए। मुझे दर्द नहीं हुआ। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें दर्द होगा नहीं प्रिंसेस, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं दे रहा। बोलकर उसने एक बार रिदम के होठों पर हल्की सी किस की और फिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसकी बात सुन रिदम बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वहीं मिरांश के हाथ धीरे धीरे रिदम के कंधे से होते हुए नीचे जाने लगे। रिदम ने एक बार मिरांश के हाथों को रोका, जो उसके जिस्म पर लापरवाही से चल रहे थे, और फिर उसने मिरांश की आंखों की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, तुम क्या कर रहे हो? मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, घर घर खेल रहा हूं मैं प्रिंसेस। कोई प्रॉब्लम? रिदम मुस्कुराकर बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलो। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुकाकर अपने होंठ रिदम के कंधे पर टिका लिए। मिरांश के ऐसा करते ही रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी थीं। उसने मिरांश के कुर्ते का कॉलर कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वहीं मिरांश के होंठ रिदम के कंधे से लेकर उसकी गर्दन तक अपनी हरकतें कर रहे थे। रिदम धीरे से बोली, तुम क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रिदम की मुट्ठियों को खोला और फिर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंडी करते हुए उसे बेड पर धंस दिया। अचानक से रिदम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मिरांश को देखा। मिरांश ने रिदम के कंधे पर एक हल्का सा किस करके बोला, घर घर खेल रहे हैं प्रिंसेस, तो इतना दर्द तो होगा ही। रिदम मुंह बनाकर बोली, ये तो गंदा गेम है। मिरांश ने उसके बाइट वाली जगह पर किस करके बोला, पर मुझे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मिरांश की छुवन रिदम के जिस्म के हर कोने तक पहुंचने लगी थी। कुछ पल में उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे। साथ ही वे दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे। होली का गुलाल, जो उनके जिस्म के किसी हिस्से पर था, बेड पर धंस चुका था। दोनों के जिस्म की दूरियां आज एक बार फिर से मिट रही थी। मिरांश सॉफ्ट नहीं था, वो काफी रूडली तरीके से रिदम को ट्रीट कर रहा था।
शायद वो अपना कंट्रोल खो चुका था और नशे में डूबी हुई रिदम मिरांज को अपना काबू होने पर मजबूर कर गई थी। रिदम धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनते ही मिरांज ने एक बार सिर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा जिस पर दर्द साफ झलक रहा था। रिदम की पूरी गर्दन, कॉलरबोन, कंधे, हर जगह लव बाइट से भरा हुआ था। मिरांज ने रिदम के गाल पर हाथ रखा और फिर उससे बोला, घर घर खेल रहा हूँ प्रिंसेस, घर घर। रिदम धीरे से बोली, पर ये। इससे आगे वो कुछ बोल पाती, उसने एकदम से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। रिदम फिर से उसमें खो गई और उसने मिरांज को खुद के करीब खींच लिया। मिरांज उसे किस करते हुए धीरे धीरे उसके गालों को फैला रहा था। वहीं रिदम के दोनों हाथ मिरांज की पीठ पर थे, वो आज खुद इस कदर पैशनेट हो रही थी। मिरांज के लिए शायद पहली बार नशा सिर पर नहीं, दिल पर भी चढ़ा था। करीब 1.5 घंटे बाद रिदम बेड पर लेटी हुई सीलिंग की तरफ देख रही थी। वहीं मिरांज अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके गाल को सहला रहा था। मिरांज कुछ पल रुककर बोला, जब तुम होश में आओगी तो रिग्रेट करोगी प्रिंसेस। रिदम धीरे से बोली, पति मैं रिग्रेट नहीं करती और तुम्हारे साथ मैं रिग्रेट नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो, बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मिरांज धीरे से बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा प्रिंसेस, पर अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें जान भी नहीं दूंगा। कमरे के अंदर तुम्हारी पूरी दुनिया बना दूंगा और उसे बाहर तुम्हारी दुनिया खत्म कर दूंगा। बोलकर उसने एक बार रिदम के फॉरहेड पर किस किया। थोड़ी देर बाद मिरांज ने रिदम को देखा जो कि गहरी नींद में जा चुकी थी। वो कुछ पल रुककर बोला, फाइनली अब तुम सही से होश में आओगी। बोलकर उसने रिदम को ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर कपड़े पहनकर सीधे बेडरूम से निकल गया। मिरांज जैसे ही नीचे पहुंचा, उसकी नजरें निधि की तरफ चली गई, जो कि वहीं हॉल में इधर उधर घूम रही थी और वो काफी टेंशन में थी। मिरांज चिल्लाकर बोला, क्या सोचकर ये हरकत की थी तुमने? निधि हैरानी से बोली, आपको पता चल गया कि मैंने किया? मिरांज सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एम आई लुकिंग स्टूपिड टू यू? निधि झट से बोली, नहीं मीर भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपका प्रिंसेस का मूड थोड़ा सही करना चाहती थी। वो सुबह से बेडरूम में पड़ी हुई थी, मैं बहुत मुश्किल से नीचे लेकर के गई थी और फिर वो एंजॉय भी नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा वो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। आई एम सॉरी। बोलकर उसने सिर झुका लिया। मिरांज बिना कुछ बोले उसके सामने आकर रुका और फिर धीरे से बोला, आइज अप। ये सुनते ही निधि ने सिर उठाकर मिरांज की तरफ देखा। मिरांज बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हें ये करना था तो तुम्हें खुद सामने से आकर मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें पता है कि मैं बेशक किसी की केस में लापरवाही एक बार को बर्दाश्त कर लूं, लेकिन प्रिंसेस के केस में लापरवाही नहीं पसंद मुझे। अगर भान ज्यादा हो जाती और अगर उसे कोई रिएक्शन हो जाता तो ऐसी चीज हर किसी को सूट करे, जरूरी नहीं है। समझ गई? निधि धीरे से बोली, सॉरी भाई, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बट सच में मैं आपकी प्रिंसेस को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ उन्हें खुश करना चाहती थी और वो खुशी भी हुई, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा था कि कोई रिएक्शन। मतलब? मिरांज बीच में बोला, डॉक्टर वर्मा को कॉल कर देना और उन्हें बोल देना कि मैंने बुलाया है। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही निधि गहरी सांस लेकर बोली, आई जस्ट होप कि कोई उल्टा सीधा रिएक्शन ना हुआ हो। बोलकर उसने सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में अनामिका और साहित्य इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे और अनामिका लगातार टिश्यू पेपर से अपना गाल साफ कर रही थी। साहित्य सामने देखते हुए बोला, सिंपल सा गुलाल है, हाथ से साफ करके तू भी साफ हो जाएगा। अनामिका उसे देखकर बोली, तुम्हें नहीं पता, वो मुझे एक्चुअली गुलाल सूट नहीं करता। इचिंग होगी, रैशेस होंगे। वहां पर उन लोगों ने ऐसे लगा दिया। ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से गाड़ी रोकी और अनामिका को देखकर बोला, व्हाट? इन शॉर्ट तुम्हें सूट नहीं करता? एलर्जी है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बोलकर उसने एकदम से अनामिका के हाथ से टिश्यू पेपर ले लिया। अनामिका कंफ्यूजन से बोली, पर तुम? वो अभी बोल रही थी कि तभी साहित्य थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो खुद अनामिका के चेहरे को साफ करने लगा। अनामिका बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देखने लगी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि साहित्य कुछ ऐसा करेगा। साहित्य धीरे से बोला, ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, तो फिर तुम्हें कलर्स के पास जाने नहीं चाहिए था और नेक्स्ट टाइम होली के दिन घर से बाहर मत निकलो। आज आ गई क्योंकि मुझे नहीं पता था। इस चीज का ध्यान रखा करो और मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम है और तुम्हें घर पर किसी ने रोका क्यों नहीं,
जब तुम्हें उन लोगों ने कलर लगाया तो? अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, वो एक्चुअली रिलेटिव थे तो मोम डैड ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने 1-2 दिन में। साहित्य बीच में बोला, 1-2 दिन की बात नहीं अनामिका। स्किन प्रॉब्लम बहुत मेजर हो सकती है, मजाक नहीं ले सकती इन चीज़ों को। खैर सब कुछ साफ हो चुका है, बट एक बार घर जाकर मैं डॉक्टर से बात करूंगा। बोलकर उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनामिका ने कुछ पल साहित्य को देखा और सिर्फ मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। यहाँ मुंबई में डॉक्टर रिदम का चेकअप कर रही थी और वहीं मिरांश अपने दोनों हाथ बांधे रिदम की तरफ देख रहा था, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी और उसने मिरांश की शर्ट और अपने ट्राउजर पहने हुए थे, जो कि खुद उसे मिरांश ने ही पहनाया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मिरांश को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी टेंशन की कोई बात नहीं है, पहली बार भांग पिया शायद, इसीलिए थोड़ा हैवी हो गया है और आज पूरे दिन सोएंगे, शायद रात को उठ जाएंगे और बस सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठने के बाद थोड़ा सर दर्द होगा तो नींबू पानी दे दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। मिरांश ने बिना कुछ बोले बस सर हिला दिया। डॉक्टर अपना सामान लेकर तुरंत वहां से निकल गई। डॉक्टर के जाते ही मिरांश बिना कुछ बोले बालकनी में चल गया। वो सामने देखने लगा। इस वक्त मुंबई का मौसम काफी अच्छा था। मिरांश कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ की बात सुनते ही वो धीरे से बोला, मैं थोड़ी सी अच्छी हरकतें करूं तो दुनिया इतनी पागलपंती करती है कि मुझे हरकतें करनी पड़ती है। मैं बुरा नहीं हूं, पर तुम बुरा बनाओगे तो मुझे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। करवट बदलते हुए रिदम ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें बालकनी की तरफ गई और वो धीरे से बोली, रात है पर मैं तो सुबह थी, मतलब। बोलते हुए वो जैसी उठने लगी, अचानक से उसका सर घूमा और वो वापस बेड पर लेट गई। इस वक्त उसका सर बहुत ज्यादा भारी हो रखा था। उसे सर में दर्द नहीं था, बट सर इतना भारी था कि उसे चक्कर आ रहे थे। रिदम अपने सर पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हो रहा है, चक्कर क्यों आ रहे हैं? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठी। तभी सामने से आवाज आई, वेकी प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने अपने सामने मिरांश को देखा, जो कि जूस का गिलास लेकर उसकी तरफ आ रहा था। मिरांश रिदम के बगल में बैठा और उससे बोला, फाइनली ढंग से होश आ गया तुम्हें। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, पर मुझे हुआ क्या था, मैंने तो। इतना बोलता वो रुक गई और फिर अचानक से बोली, मैं तो ठंडा ही पी थी और उसके बाद मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तुमने ठंडाई के नाम पर भांग पी थी प्रिंसेस, और भांग पीने के बाद इंसान नशे में हरकतें करता है। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, भांग। बोलते हुए उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। उसने मिरांश की शर्ट पहनी हुई थी। रिदम धीरे से बोली, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं, मेरे कपड़े कहाँ गए? मिरांश जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कलर लग गया था तुम्हारे ऊपर। रिदम हैरानी से बोली, कलर? किसी ने मुझे गुलाल लगाया? यू नो वॉट आई हेट इट मीर, मुझे गुलाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है प्रिंसेस, नशे में कौन सा तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं? पसंद तो वैसे तुम्हें मैं भी नहीं हूँ, लेकिन नशे में तुम पति पति बोलकर मेरे सर पर चढ़ गई थी। बोलकर उसने रिदम को जूस पिलाना शुरू कर दिया। रिदम कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मिरांश ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप अपने जूस पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जूस खत्म कर लिया था। रिदम झट से बोली, पति बोलकर मैं तुम्हारे सर पर चढ़ रही थी, इस बात का क्या मतलब है? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, सोचती रहो और अगर समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगा पति, आई लाइक इट। बोलकर उसने एकदम से रिदम के गाल पर किस किया और फिर उठकर वहां से चला गया। रिदम अपने गाल पर हाथ रखकर मिरांश को जाते देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आया आखिर हो क्या गया। रिदम खुद से बोली, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी हुआ देखेंगे, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत किया होगा। बोलकर वो बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर रुकने के बाद ही उसका सर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। फ्रेश होकर रिदम बेडरूम से निकलकर जैसे ही नीचे गई, सामने देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त डाइनिंग टेबल पर शिवम, धानी, गौतम, निधि और मिरांश, वो सारे के सारे बैठे हुए थे। रिदम कुछ पल रुककर बोली, यहाँ पर तो पूरी सभा है और मैं इस सभा का पार्ट ही नहीं। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। तभी धानी उसे देखकर बोली, तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। ये सुनते ही रिदम आगे बढ़ी और वो सीधे जाकर मिरांश के बगल में बैठ गई। शिवम धीरे से बोला, इसे भी वही जगह मिली थी। रिदम कंफ्यूजन से बोली, पर मेरी जगह यही है भाई, मैं हमेशा यही बैठती हूँ। शिवम आई रोल करते हुए बोला,
तो आज भी बैठो, जरूरी नहीं है आज मैं था यहाँ पर। मिरांश उसे देखकर बोला, तो क्या हुआ साले साहब, आप इस दुनिया में हैं तो वो क्या आपके चक्कर में मेरे साथ रहना छोड़ देगी? ये सुनते ही रिदम ने अपने सर पर हाथ रखा और मन में बोली, फिर से नहीं। तभी धानी शिवम को देखकर बोली, रिलैक्स शिवम, रिदम उसकी वाइफ है तो उसके साथ बैठी है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। धानी के बात का शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मिरांश उसे देखते हुए बोला, वैसे आज जैसे आप सरप्राइज देने आ गए थे, अगली बार ऐसी गलती मत करना साले साहब। वो क्या है ना, मुझे क्या कहते हैं उसे? गौतम छत से बोला, आश्चर्यजनक क्रियाएं। मिरांश मुस्कुराकर बोला, एक चिकटली। मुझे आश्चर्यजनक क्रियाएं नहीं पसंद। ये सुनते शिवम ने एक बार गौतम को देखा। तभी गौतम सर झुकाकर बोला, आदत से मजबूर हूं, बोलने की आदत है। ये सुनते ही शिवम ने वापस मिरांश को देखा और उससे बोला, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, मेरी बहन रहती है यहाँ पर तो मुझे आना था और मुझे उससे मिलना था तो मैं आ गया। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, आ करके भांग पी ली, भांग के नशे में तमाशा कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। रिदम उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों बंद करोगे प्लीज, खाना खाने आए हैं तो खाना खाए। ये सुनते ही मिरांश ने उसे देखा और उससे बोला, तुम्हें खाने के लिए रोका किसने है प्रिंसेस? ऐसा तो है नहीं कि घर घर खेलकर तुम इतना थक गए हो कि तुम्हारे हाथ भी नहीं उठ रहे। ये सुनते रिदम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हैरानी से मिरांश को देखने लगी। उसके गाल भी हल्के लाल हो चुके थे। वही शिवम मिरांश को घूरने लगा था। उसके बाद का मतलब वहां पर मौजूद सभी लोगों को समझ आ चुका था। मिरांश सबको देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसा कुछ बोला मैंने जो कि बहुत नई बात है या पहली बार हो रही है? घर घर का मतलब समझ में नहीं आया तो मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूं? आई मीन। धानी बीच में बोली, रिलैक्स, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। मिरांश सब समझ गए, यहाँ पर सब समझदार है, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगा। अब पूरे डाइनिंग हॉल में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। मिरांश की ऐसी बातें सुनने के बाद कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद रिदम ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और वो भागते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवम मिरांश को देखकर बोला, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे अकेले में। मिरांश ने एक नज़र शिवम को देखा और फिर बिना कुछ बोले वो उठकर सीधे आम बालकनी की तरफ चला गया। शिवम ने धानी को इशारा किया और वो भी वहां से चला गया। मिरांश खड़ा चांद की तरफ देख रहा था। तभी शिवम उसके बगल में आकर रुका और उससे बोला, रिदम के बारे में बात करनी है मुझे तुमसे, सीरियस है, अपने मजाक को एक तरफ करना। मिरांश सामने देखते हुए बोला, आप मुझे समझे नहीं साले साहब, मैं मजाक नहीं करता। मजाक की कोई खास आदत नहीं है मेरी, क्योंकि मजाक मेरी खासियत नहीं है। खैर क्या बात है? शिवम कुछ पल रुक कर बोला, लिसन, तुम मुझे कभी पसंद नहीं थे ना कभी पसंद आओगे। बस तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम रिदम को हमेशा सही रखोगे। इकलौती बहन है, मेरे अतीत के कुछ हिस्से है, कुछ ऐसे राज है जो दफन है। अगर रिदम के सामने आए तो उसकी जान पर बात आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। साहित्य के साथ उसकी शादी करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि साहित्य उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, कमाल करते हैं साले साहब, घर प्रॉपर्टी देकर अपनी बहन के प्रोटेक्शन देख रहे हैं आप, टिपिकल इंडियन भाई। शिवम उसे घूरते हुए बोला, घर प्रॉपर्टी देखकर नहीं, ये देखकर कि साहित्य के पास एक बैकबोन था, फैमिली थी, तुम्हारे पास क्या है? मिरांश शिवम की तरफ अपनी नजरें करते हुए बोला, जुनून है मेरे पास। क्या दिखता है आपको मेरी आंखों में? आपकी बहन के लिए सच बताएगा। शिवम कुछ पल रुककर बोला, ऑब्सेशन। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली ऑब्सेशन, जिसकी परतें इतनी है कि आप थक जाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि असलियत क्या है। मैं एक पल में उसके लिए दुनिया खत्म कर सकता हूँ तो एक पल में उसे दुनिया के बीच अकेला भी छोड़ सकता हूँ। वो हालत पर डिपेंड करता है और मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मुझे कब क्या कैसे करना है। रही बात प्रिंसेस की सेफ्टी की तो साले साहब आपकी बहन मेरी, वो क्या कहते हैं? शिवम धीरे से बोला, रानी साहिबा। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, एग्जैक्टली रानी साहिबा है वो, मेरी प्रिंसेस सिर्फ नाम के लिए नहीं है प्रिंसेस, वो सच में है। बस हो गई बातें। शिवम कुछ पल रुक कर बोला, तुम नहीं सुधरोगे, तुम बचपन से ही ऐसे हो, अपनी माँ पर गए हो शायद। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, साले साहब अगर बचपन निकालने बैठेगे और बचपन की ऐसी बातें निकलेंगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं मेरे बाप पर जाऊं, माँ पर जाऊं, दादा पर जाऊं या दादी पर जाऊं, या फिर अपने खानदान से अलग होकर किसी अमेरिकन पर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, राइट? शिवम कुछ बोल पाता कि तभी उसका फोन बजा। मिरांश उससे बोला, बात कर लीजिए साले साहब, कल आपको वापस जाना है, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहो, बोलकर वो वहां से चला गया।
मिरांश सीधे स्टडी रूम में गया और कुछ ही पल में गौतम वहां पर आकर बोला, मीर भाई। मिरांश उसे देखकर बोला, बकवास नहीं सुननी है मुझे, सीधे काम की बात पर आते हैं। ओके गौतम। सुरेश भाटी अपनी औकात पर उतर रहे तो फिर मिरांश रघुवंशी पीछे नहीं रहेगा। गौतम कंफ्यूजन से बोला, पर करना क्या है भाई, अगर आपने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और अभी आपकी एल्बम रिलीज हुई है, आप हॉट न्यूज बने हुए हो, कुछ बात बिगड़ गई तो। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, बात बिगड़े तो बिगड़े, आई डोंट केयर, पर वो बिगड़ेगा जो मुझे बिगाड़ जाए। बोलकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और फिर कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मिरांश गौतम को देखकर बोला, काम छोड़कर जा रहा हूं मैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। सुरेश भाटिया की इज्जत का कचरा नहीं बनाया मैंने तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। जब मैं शांत हूं तो बहुत शांत हूं, लेकिन मुझे राक्षस लोग बनाएंगे तो मैं लोगों की जिंदगी कैसे राक्षस बनेगी, कि वो भी सोचेंगे कि उनकी जिंदगी में कौन सा शनि मंदिर आ रहा है। बोलकर उसने आई विंक की और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही गौतम तुरंत अपने काम पर लग गया। वहीं मिरांश जैसे बेडरूम में पहुंचा उसकी नजर रिदम की तरफ चली गई जो कि बेड पर बैठी हुई कहीं खोई हुई थी। मिरांश तेज आवाज में बोला, खो गई प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मिरांश को देखा और उससे बोली, सो रही हूं पति। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, तुम ये नाम परमानेंट करने के इरादे से कुछ बोल रही हो। रिदम घुटनों के बाल खड़े होकर बोली, तुम पर ये नाम अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। बोलते हुए मिरांश ने एकदम से रिदम को कमर से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, सोच लो प्रिंसेस, बार बार पति पति बोलोगी तो मुझे पति वाली हरकतें करनी पड़ेगी। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, और क्या होती है पति वाली हरकतें। मिरांश धीरे से बोला, करके दिखाऊं। बोलते हुए उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। रिदम झट से बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रही हूँ, और एक बात, भाई के सामने ना ऐसी बातें मत किया करो, मैं अनमैरिड हो जाती हूँ। मिरांश रोल करते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रिंसेस, आई एम वेरी इनफिल्टेड पर्सन, यू नो व्हाट आई मीन। ये सुनते ही रिदम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मिरांश ने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होंठ रख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम बिना कुछ बोले इसी पोजीशन में उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। मिरांश धीरे से फुसफुसा कर बोला, सुनो ना। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, सुनाओ ना। मिरांश धीरे से बोला, इश्क करोगी मुझसे। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुम करने की इजाजत दोगे तो कर लूंगी। मिरांश उसका गाल सहलाते हुए बोला, मेरी तो इजाजत हमेशा से है, तुम करना चाहो तो कर लो, रोक नहीं रहा हूं मैं तुम्हें प्रिंसेस। बोलते हुए मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे हटकर वो रिदम के चेहरे को देखने लगा। रिदम ने अपनी नज़र मिरांश की तरफ की और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इजाजत दे दी है तो हो जाएगा ना इश्क। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, इश्क करने को बोल रहा हूँ, बाहर आने जाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, जो इजाजत ले ली तो हो ही जाएगा और कर लो। रिदम कुछ रुककर बोली, आई नो मैं समझ गई, पर थोड़ा टाइम तो दो। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, वक्त ही वक्त है, तुम्हारे पास जो करना है करो। ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल मिरांश को देखा और आगे बढ़कर उसने उसे हग कर लिया। मिरांश रिदम के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी पर वो कुछ बोला नहीं। रिदम धीरे से बोली, एहसास है और बहुत खास है, मान लिया तुम सुकून भरी आवाज हो, लेकिन तुम सुकून भरी आदत हो। अब समझ में आ रहा है कि सुकून सिर्फ तुम्हारी आवाज में नहीं है, तुम्हारी बात में नहीं है, तुम्हारी आंखों में। जब तूफान सी आंखों को देखती हूँ तो सुकून मिलता है मुझे। अब उसे सुकून का नाम तुम इश्क दो तो मुझे। वो इतना बोलते ही रुक गई। मिरांश धीरे से बोला, सीरियसली प्रिंसेस। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, आई एम वेरी मच सीरियस। बोलकर वो हल्का सा पीछे हुई और उसने मिरांश के गाल पर अपने होंठ टिका ले। क्या करवा रहा है मिरांश, जानने के लिए पढ़ते रहिए।